नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडुमेनिया पर। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th पोल साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं कोल्ड वार एरा। कोल्ड वार एरा, एरा मीन्स टाइम पीरियड। इस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें आप देखो, इस चैप्टर का जो रिलेशन है वो बेसिकली चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 जो कि आपकी टेक्स्ट बुक है क्लास 12th की पोल साइंस में, उससे रिलेटेड है ये चैप्टर। तो इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अभी व्हाट इज कोल्ड वार। अब एक चीज देखो, कोल्ड और वार, ये दोनों वर्ड आपस में कोरिलेट कर रहे हैं? नहीं कर रहे। वॉर भी है और कोल्ड। ये क्या सिग्निफाई करता है? इसमें आप इसको समझने से पहले हमें वापस जाना पड़ेगा वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में। वर्ल्ड वॉर टाइम पीरियड में, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब हुआ? फ्रॉम 1914 to 18, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फ्रॉम 1939 to 45, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आप देखो भाई, हमारे पूरे वर्ल्ड में ग्रुपिज्म एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था। तो ग्रुपिज्म में आप देखो, ग्रुप 1, सेकंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 जिसको हम बोलते हैं अलायंस नेशन, जिसको हम बोलते हैं अलायंस नेशन। और अलायंस नेशन में आप देखो, फर्स्ट ब्रिटेन, सेकंड फ्रांस, थर्ड रशिया एंड फोर्थ यूएसए। सेकेंड ग्रुप जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वन जर्मनी, सेकेंड ऑस्ट्रिया हंगरी, और थर्ड वन ऑस्ट्रिया हंगरी। और थर्ड इसमें आप देखो भाई, ऑस्ट्रिया और हंगरी, इसको आप थर्ड ग्रुप में भी आप लिख सकते हो। हंगरी, और वी कैन से अगर फोर्थ की बात करें तो टर्की। अलायंस नेशन में ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यूएसए। सेकेंड ग्रुप जो है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की। इसमें आप देखो अगर इस वर्ल्ड वॉर के रिजल्ट की हम बात करें तो रिजल्ट में जो सेकेंड ग्रुप है वो इस वर्ल्ड वॉर में उन्होंने डिफीट यानी कि हार का सामना किया था। और विनर कौन है? अलायंस नेशन। विनर कौन है? अलायंस नेशन। फिर बात आती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप देखो जो अलायंस नेशन है वो सेम है। अलायंस नेशन वो सेम है। इसमें हम ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया
और यूएसए। सेकंड जो ग्रुप है दैट इज एक्सिस पावर, जिसमें हम शामिल करते हैं जर्मनी और इटली और जापान। अगेन यहां पर देखो आप, जो एक्सिस पावर है इस वर्ल्ड वार में ये डिफीट का सामना करते हैं, हार का सामना करते हैं। और विनर कौन है? अगेन अलायंस नेशन। तो इसमें आप देखो अब भाई यहां पर विनर कौन है? अलायंस नेशन। और जो कोल्ड वार का टाइम पीरियड हम पढ़ेंगे, इसमें आप देखो ये वॉर है बिटवीन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर, और वी कैन से रसिया। अब यहां पर आप देखो यूएसए एंड यूएसएसआर और रसिया दोनों अलायंस नेशन का पार्ट हैं, दोनों अलायंस नेशन का पार्ट हैं। और एक चीज और आप देखो, ब्रिटेन और फ्रांस, ये ऐसे देश हैं जिनकी बहुत सारे देशों में कॉलोनी थी। जैसे इवन इंडिया में, इंडिया भी एक ब्रिटेन की कॉलोनी था। बहुत सारे रिसोर्स इन्होंने अमेरिका से, इंडिया से और अदर साउथ अफ्रीकन कंट्री, लैटिन अमेरिकन कंट्री, तो वहाँ से इन्होंने रिसोर्स को गेट किया है। लेकिन फिर भी जो पावरफुल और जो हेजेमनी की बात हम करें तो वो इन दो देशों के बीच में है, रसिया और यूएसए। उसका क्या रीजन था? अब इसमें आप देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 to 18, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ फ्रॉम 39 to 45। इसका मेजर इम्पैक्ट इन देशों पे, एक्सिस पावर पे तो डेफिनेटली इनकी तो हार भी हुई थी, डेफिनेटली इनकी इकोनॉमी पे और इनकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे तो पड़ेगा ही। लेकिन उसके साथ साथ सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ब्रिटेन और फ्रांस पर भी पड़ा, ब्रिटेन और फ्रांस पर। और 1945 के टाइम पीरियड में आप देखो कि इनकी इकोनॉमी बिल्कुल सफर कर रही थी बुरी तरीके से। इन दोनों देशों के पास मौका मिला कि भी अपने आप को सुपर पावर बनाया जाए, अपने आप को सुपर पावर बनाना। तो इसके साथ ही इनके बीच में एक रिवाइलरी स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कोल्ड वार। अगर मैं कोल्ड वार के टाइम पीरियड की बात करूं, अगर मैं कोल्ड वार के टाइम पीरियड की बात करूं तो टाइम पीरियड है फ्रॉम 1945 टू 1991 आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। देखो मैंने बताया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ? 45 में। उसके साथ ही रिवाइलरी स्टार्ट हो जाती है, किस किस के बीच में? यूएसए और यूएसएसआर। अब हम बात करें कि भी इसको कोल्ड वार क्यों बोलते हैं। इसको कोल्ड वार हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कभी भी कोई फिजिकल वॉर नहीं हुआ। किसके बीच में? यूएसए वाले ग्रुप के बीच में और यूएसएसआर वाले ग्रुप के बीच में। कोई वेपन इसमें यूज नहीं हुआ। दैट्स व्हाई वी कैन से इट वॉज ए कोल्ड वार। अब इसमें देखो, अब फिर ये क्या है वॉर, इसको नाम दिया गया है, तो इट इज ए आइडियोलॉजिकल वार। क्या है? आइडियोलॉजिकल वार। अब वो आइडियोलॉजी क्या है वो हम देखते हैं अभी। तो यूएसए एंड यूएसएसआर, जो यूएसए है वो फॉलो करेगा कैपिटलिज्म को, कैपिटलिज्म। जो यूएसएसआर है वो फॉलो करेगा सोशलिज्म।
कैपिटलिज्म मीन्स फ्री मार्केट स्ट्रक्चर। कैपिटलिज्म मीन्स फ्री मार्केट स्ट्रक्चर। यहां पर क्या होगा? स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल। सेकंड आइडियोलॉजी स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल। सोशलिज्म, सोशलिज्म को अगर हिंदी में बात करें हम तो समाजवाद। कैपिटलिज्म, इसको हम बोलते हैं पूंजीवाद। अब पहले हम इन दो चीजों को समझते हैं अच्छे तरीके से। कैपिटलिज्म मैंने बोला फ्री मार्केट स्ट्रक्चर। फ्री मार्केट स्ट्रक्चर, इसमें आप देखो किस तरीके का स्ट्रक्चर? टोटली बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। और वी कैन से टोटली प्राइवेटाइजेशन। सब कुछ प्राइवेट लोगों के हाथ में होगा। टोटली प्राइवेटाइजेशन। सोशलिज्म हम देखें, अब यहां पर ये वर्ड सजेस्ट कर रहा है स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल। तो कंट्रोल किसका होगा? गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट वर्क फॉर सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट वर्क फॉर सोशल वेलफेयर एंड प्राइवेट वर्क फॉर ओनली प्रॉफिट। प्रॉफिट, ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। फर्स्ट है कैपिटलिज्म, सेकंड है सोशलिज्म। अब इन्होंने ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दिया, दोनों ने, यूएसए और यूएसएसआर ने। क्यों बनाना स्टार्ट किया? जिस देश के साथ, यानी कि या यूएसए की बात करें हम या यूएसएसआर की बात करें, जिस देश के साथ ज्यादा मेंबर जुड़ेंगे वही देश ज्यादा पावरफुल होगा। तो इन्होंने अपने ग्रुप में जोड़ने के लिए अपनी आइडियोलॉजी सबको बताई कि भाई हम कैपिटलिज्म को फॉलो करेंगे। यूएसएसआर बोलता है कि भाई हम सोशलिज्म को फॉलो करेंगे। जिनको कैपिटलिज्म अच्छा लगेगा वो यूएसए के साथ जुड़ेंगे, जिनको सोशलिज्म अच्छा लगेगा वो किसके साथ जुड़ेंगे? यूएसएसआर के साथ। तो आगे हम देखते हैं अब इन्होंने ग्रुप बनाया जिसको हम बोलते हैं नाटो, जिसका फॉर्मेशन किया गया 1949 में। अब नाटो का क्या मीनिंग हुआ? नाटो का मीनिंग हुआ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको समझे हम। अटलांटिक क्या है? अटलांटिक एक ओशियन है। इस ओशियन का नॉर्दर्न पार्ट यानी कि उत्तरी हिस्सा, उन लगभग 12 कंट्रीज ने मिलकर एक ग्रुप बनाया। कब बनाया? 1949 में, जिसको हम बोलते हैं नाटो। अब नाटो का फॉर्मेशन करने के पीछे क्या मकसद था? तो वही देखिए, अगर जितनी भी कंट्री नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के तहत आती हैं, अगर उन पर किसी पर भी युद्ध हुआ, इट मीन्स वो पूरे ग्रुप पे माना जाएगा। तो इस तरीके से नाटो के तहत अमेरिका ने स्पेशली वेस्ट यूरोपियन कंट्री को, यूएसए ने वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज को अपने साथ जोड़ लिया। वेस्ट यूरोपियन कंट्री। इसको काउंटर करने के लिए इन्होंने भी एक ग्रुप बनाया जिसको हम बोलते हैं वार्सा, और वी कैन से वार्सा पैक्ट, जिसका फॉर्मेशन कब हुआ? 1955 में।
अब जो वार्सा पैक्ट को साइन करेंगे जो देश, वो किस चीज को फॉलो करेंगे? वो सोशलिज्म को फॉलो करेंगे, जो कि यूएसएसआर की आइडियोलॉजी है। तो वार्सा पैक्ट के तहत इन्होंने भी अपने साथ बहुत सारे देशों को जोड़ा। अच्छा, फिर ग्रुपिज्म की बात करें। अब देखो, एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। एशिया में भी इन्होंने ग्रुप बनाए, दैट इज सिएटो एंड सेंटो। इस आइडियोलॉजी के तहत उन्होंने एशियन कंट्रीज को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। क्यों जोड़ रहे हैं? जिसके साथ जितने देश जुड़ेंगे वो उतना ही पावरफुल होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, इसी तरीके से एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, और स्पेशली इन द टाइम पीरियड ऑफ 1940s, 1950s एंड 1960s। ये टाइम पीरियड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे देश, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश न्यूली इंडिपेंडेंट यानी कि नए आज़ाद हुए थे। जैसे मैं इंडिया का एग्जांपल दूं तो इंडिया कब आज़ाद हुआ? 47 में। ऐसे ही बहुत सारे देश कॉलोनिज्म से उनको छुटकारा मिला था, इसलिए ये दोनों ग्रुप उनको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। तो ये दोनों ग्रुप इस तरीके से पावरफुल बने, अपने साथ देशों को जोड़ा, और इनके बीच में रिवाइलरी स्टार्ट हुई है 45, जो कि चलती है कब तक? 45 से 91 तक। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है। अब मैंने यहाँ पर आपको बताया कि भी एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के बहुत सारे न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री इनके साथ जुड़ रहे हैं, तो उसका क्या रीजन है वो हम देखते हैं। अब देखिए भाई, एक अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री जो बिग पावर के साथ क्यों जुड़ेगी, क्या रीजन थे उनके? तो उसमें रीजन देखिए, फर्स्ट सिक्योरिटी। अभी जैसे नाटो का फॉर्मेशन हुआ, उसमें क्या बोला गया? अगर एक देश के साथ युद्ध हुआ तो वो हमारे सभी के साथ माना जाएगा, तो इसलिए इनको सिक्योरिटी मिलेगी। दूसरा, फाइनेंशियल एसेट्स, आर्थिक मदद इनको मिलेगी, आर्थिक मदद इनको मिलेगी। इसमें क्या है, वो अपने जो कंट्री में बहुत सारे प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में, और अपने देश की स्थिति को सुधार सकते हैं। दूसरा, मिलिट्री वेपन इनको मिलेंगे, मिलिट्री वेपन इनको मिलेंगे जो कि युद्ध लड़ने में काम आएंगे, डिफेंस फोर्स को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। थर्ड इसमें आप देखो, बहुत सारे रिसोर्स जो पर्टिकुलर कंट्री में नहीं मौजूद हैं, वो रिसोर्स इनको मिल सकते हैं, क्योंकि ये पूरा ग्रुप है, जहाँ पर वो चीज़ अवेलेबल होगी वहाँ से वो आसानी से अपने कंट्री के लिए अवेलेबल करवा सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे रीजन हैं जिसके तहत जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी 40s, 50s और 60s में, वो बिग पावर के साथ या यूएसए या यूएसएसआर के साथ जुड़ी। क्लियर है? नेक्स्ट, अब बिग पावर इन स्मॉल कंट्रीज को जोड़ने में उनको क्या मदद मिलेगी, क्या फायदा होगा? जो बिग पावर है यूएसए और यूएसएसआर, वो स्मॉल कंट्रीज को इनके साथ जोड़ रहे हैं, अपने साथ जोड़ रहे हैं, तो उनको क्या फायदा है? इसमें फर्स्ट रीजन देखिए, ग्रुप्स, एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप बनेगा।
सेकंड, रिसोर्स मिलेंगे जो यूएसए या यूएसएसआर के पास अवेलेबल नहीं है, वो शायद इनके किसी ग्रुप वाली कंट्रीज के पास मौजूद हो, वो रिसोर्स इनको मिल जाएंगे। थर्ड इसमें आप देखो, अभी इनको मिलिट्री हेल्प मिलेगी, मिलिट्री हेल्प इनको मिल जाएगी। उसके बाद आप देखो, अभी इनको इनकी टेरिटरी को ये यूज कर सकते हैं, टेरिटरी को भी यूज कर सकते हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल आता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का, जो कि 1961 में हुआ था। इसमें क्या है, क्यूबा जो कि रसिया के ग्रुप में पड़ता है, रसिया के ग्रुप में पड़ता है, वो किसके नेबर में है, यूएसए के। तो एक दूसरे को टारगेट करने के लिए हम वो टेरिटरी को भी यूज कर सकते हैं। तीसरा, अब सोल्जर्स, युद्ध में सोल्जर्स का ये यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे रीजन है जिसके तहत जो ये यूएसए और यूएसएसआर अपने साथ इन देशों को जोड़ना चाहते हैं। अब देखो, ऐसा नहीं है अभी जो कोल्ड वार टाइम पीरियड है वो सिर्फ आइडियोलॉजिकली ही वार रहा ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जब ये आइडियोलॉजिकल वॉर एक फिजिकल वॉर में कन्वर्ट होते होते बचा है। उसके कुछ एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो उसमें एग्जाम्पल दें हम तो कोरिया, क्यूबा एंड मैनी मोर। कोरिया, क्यूबा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट इशू है जो आपके चैप्टर में डिस्कस किया गया है, दैट इज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अब इसमें आप देखो, ये जो क्राइसिस आया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ये आया 1961 में। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, क्यूबा इज ए टेरिटरी ऑफ यूएसएसआर बट नियर टू यूएसए, यूएसए के नजदीक है। अब यूएसएसआर अपने वेपन को यहां से लॉन्च करता है, उनको टारगेट पे लगाता है, किस देश के अंडर, यूएसए। जब ये इंफॉर्मेशन यूएसए को पता लगी तो उन्होंने अटलांटिक ओशियन से जो ट्रेड होता है रसिया को, उस पर रोक लगा दी, उनके शिप को रोक लिया। तो टेंशन और ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर आप देखिए, अभी बाई नेगोशिएशन और बाई सम अदर इशूज से रिलेटेड, तो इसमें इस मैटर को सोल्व कैसे किया गया। अभी क्यूबा यानी कि यूएसएसआर और यूएसए, अब यूएसएसआर एग्री हुआ कि अपने वेपन्स को लॉन्च नहीं करेगा क्यूबा में, और यूएसए एग्री हुआ कि उनके वो शिपमेंट जो ट्रेड के लिए अटलांटिक ओशियन से क्रॉस होते हैं उनको परमिशन देगा। तो ये वॉर भी जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है, ये भी 1961 में जो हुआ था, ये भी फिजिकल वॉर में कन्वर्ट होने से बच गया था। क्लियर है? चलो आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे एजुकेशनल चैनल एडुमेनिया पर। थैंक यू।